तो सबसे पहला मॉडल एटम का जो था, जिसको जॉन डॉल्टन का मॉडल हम लोगों ने कर लिया है, उसके बाद सारी डिस्कवरीज कर डाली। अब हम अगला मॉडल देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती ही जॉन डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई होती तो जॉन डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल अच्छा खासा मस्त चल रहा था। हाँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इस डिस्कवरी के होते ही जॉन डॉल्टन का एटॉमिक मॉडल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जॉन डॉल्टन के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है। अब अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है तो उसके अंदर से कोई पार्टिकल कैसे निकल सकता है? अभी उसके अंदर से कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका मतलब हुआ तो सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता। तो आपने जो एटम के मॉडल के बारे में प्रेडिक्शन की थी, जो भी थियरी दी थी, उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। तो पहला मॉडल देने वाले साइंटिस्ट जो वो थियरी थी, ये मॉडल है। तो पहला मॉडल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जे थॉमसन, सर जे थॉमसन, है ना। आइए जे थॉमसन का, इसका प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था बेटा? जे थॉमसन। हिंदी में कभी पढ़ा है इनका नाम? टॉमसन बोलते हैं, टॉमसन, जे टॉमसन। ओके, तो जे थॉमसन ने, प्रोनाउंसिएशन है अपना अपना। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, उन्होंने क्या किया? देखो, कभी कभी क्या होता है ना, इंडिया में ज़्यादातर जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं ना, वो बाथरूम में बैठ के आते हैं। आप रास्ते में चलते हुए ऑटो में बैठे हुए हो, या सुबह सुबह उठे और बाथरूम में बैठे हुए आप कुछ सोच रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? मेरे इसी कटु सत्य बोलने की वजह से लोग मुझसे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि भैया तुम्हें बुरा लगेगा या अच्छा। एक बार एक भाई साहब ने मुझसे बोला, मैंने कुछ बोला, हमने कहा सर थोड़ी देर के लिए मुझसे बात करना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। हमने कहा अच्छा हुआ वक्त ने ये नहीं कहा। नहीं, उन्होंने मुझसे, मतलब ऐसे जनरली बात हो रही थी, मैंने उससे कुछ बोला कि सर मुझसे कुछ बात करनी है, मुझे आपका वक्त चाहिए। उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। हमने कहा भगवान करे कि वक्त के पास भी आपके लिए वक्त ना हो। तो वो नाराज़ हो गए मुझसे, कह रहे यार तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। हमने कहा मैंने क्या बोल दिया? मैंने यही तो बोला है कि भगवान करे वक्त के पास भी आपके लिए वक्त ना हो, क्योंकि अगर वो उससे अपने पास बुला लिया तो डॉक्टर भी आके बोलेगा इनका वक्त आ गया है। तो बहुत दुखी हो गए बेचारे, कह रहे यार तुम ऐसे ही कुछ बोल देते हो। मैंने कहा सर माफ़ करना अगर मेरी बातें बुरी लगी हों, लेकिन मैंने तो बस गॉड से प्रे किया था कि वक्त। तो जे थॉमसन ने क्या किया, वो एक दिन डिनर टेबल पे मस्त बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। भूख तो लग गई होगी ना। अभी तुम लोग कुछ खा के आए हो? क्या खाया? चाउमीन। ये भी नहीं बोला कि चलो सर के लिए थोड़ा सा बचा लेते हैं? कैंटीन वाले आंटी देती नहीं है? ओहो, बताओ कितनी बुरी बात है ना। जाने दो, छोड़ो बेटा, मैं ख़रीद के खा लूँगा। तो अभी हुआ क्या कि जे थॉमसन डिनर टेबल पे बैठे थे। उस डिनर टेबल पे बैठे बैठे उनके दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आया। देखो क्या, उन्होंने देखा कि उस टाइम पे फ्रूट में वाटरमेलन रखा हुआ था, फ्रूट में ग्रेप्स रखे हुए थे, बनाना नहीं था, ऑरेंज रखे हुए थे, एप्पल रखे हुए थे। किस्मत उनकी इतनी अच्छी थी, उस दिन जितने भी फ्रूट्स रखे हुए थे वो सब स्फेरिकल थे या अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल थे। तुरंत उनके दिमाग में आइडिया आया कि दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल, चलो इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार कौन है? सन। कैसा है? स्फेरिकल। उससे छोटा प्लेनेट अर्थ कैसा है? सब प्लेनेट। मून कैसा है? स्फेरिकल।
तो लगभग थोड़ा सा और नीचे आते हैं। वाटरमेलन अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तरबूजा खरबूजा सुना होगा। एप्पल भी अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, ऑरेंज भी अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल होता है। छोटे और आए, नींबू स्फेरिकल, ग्रेप्स स्फेरिकल, वाटर के ड्रॉप्स, सरसों मस्टर्ड। तो माइक्रो पार्टिकल से लेकर के माइक्रो पार्टिकल तक जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा है? स्फेरिकल है। ऐसा उन्होंने सोचा। तो उन्हें लगा कि हो ना हो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो भी कैसे होंगे? स्फेरिकल होंगे, और एटम भी कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इसे लॉ ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इस तरीके से उन्होंने वाटरमेलन का मॉडल दिया। उन्होंने कहा एटम कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। और कैसे स्फेरिकल होगा? ऐसे लिखेंगे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। Atoms are positively charged sphere. Atoms are positively charged sphere. Atoms are positively charged sphere in which electrons are embedded in such a manner in which electrons are uniformly embedded लिखना, in which electrons are embedded uniformly in such a manner that net electrostatic attraction forces are nullified. Net electrostatic attraction forces are nullified. मैं एक तरबूज बनाता हूँ बेटा, मेरे ख्याल से सबने कभी देखा होगा, कभी न कभी अपने अपने ज़माने में कभी खाया है तरबूज? खाया है ना? कैसा लगता है? टेस्टी? अच्छा, उसका कौन सा हिस्सा खाते हो बताना ज़रा। मान लिया ये एक तरबूज है, ठीक है। इसके अंदर सीड्स होंगे, ये सीड्स हैं। आप खाते कौन सा हिस्सा हो? रेड वाला? कौन सा वाला? रेड, यहाँ पे ये वाला हिस्सा ना। जो रेड वाला हिस्सा ना वही पॉजिटिव चार्ज मान लो जो खा जाते हो तुम लोग, और जो सीड है वो आप नेगेटिव चार्ज मान लो। अब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने वाला भी एक है जिसे छिलका बोलते हो। छिलका मतलब छिल करके फेंक दो उसे, छिलका। तो ये जो छिलका है ना बेटा, जो इस प्रोटॉन और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को, उस रेड वाले पोर्शन को और उस सीड को एक साथ होल्ड करके रखता है। सोचो अगर छिलका ना होता तो वो दोनों फैल जाते ऐसे। लेकिन अगर छिलका है तो उन दोनों को होल्ड करके रख रहा है। इसी वजह से इसको न्यूट्रॉन बोलते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? न्यूट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को होल्ड करके रखता है। तो ये रहा न्यूट्रॉन। अगर मैं इसका एक हिस्सा काट दूं, सोचो इसका एक हिस्सा मैंने काट दिया। अगर मैंने इसका एक हिस्सा काट दिया और काट करके ऐसे दिखाऊं, ये मत बोल देना सर ये तो पिज़्ज़ा लग रहा है। मुंह में पानी आ गया। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये कह रहे हैं इसे क्या दिखा पता है? ऊपर वाले और नीचे वाले में, ये छोटे वाले में ज़्यादा बीज दिख रहा है। और कुछ नहीं दिखा। तो बताना जरा
एटम कैसा दिख रहा है? एटम एक वाटरमेलन की तरह दिख रहा है। इस वाटरमेलन में पॉजिटिव पोर्शन कौन से हैं? वो जिसे आप खा जाते हो। नेगेटिव पोर्शन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, सीड्स। और न्यूट्रॉन्स कौन से हैं? उसके छिलके, न्यूट्रॉन जिसको आप फेंक देते हो। ये होता है। क्या तीनों एक साथ रह रहे हैं? तो ऐसे ही उन्होंने कहा ऐसे एटम होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक साथ रह रहा होगा। न्यूट्रॉन उसको कवर करके रखा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का एक सॉलिड होगा, उस प्रोटॉन के सॉलिड में जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन धसे हुए नजर आएंगे और वो इस हिसाब से धसे होंगे कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स और नलिफाई, इसका मतलब इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? अच्छा खासा बेचारे ने एक एक्सपेरिमेंट करके एक एटम का मॉडल दिया था। वहीं पर मैंने बोला दो साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया था, एक जेम्स चैडविक और एक रदरफोर्ड, जिन्होंने क्या किया था? अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। जेम्स चैडविक ने जब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कौन सी रॉड ली थी? बेरिलियम की रॉड ली। लेकिन इन्होंने यानी कि रदरफोर्ड जब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो गोल्ड की फॉइल लेते हैं। तो रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा उसमें उन्होंने कौन सी फाइल ली बेटा? गोल्ड फाइल। तो सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और उस एक्सपेरिमेंट से निकलने वाले ऑब्जर्वेशन को लिखूंगा और फिर उससे एक मॉडल तैयार करूंगा, ठीक है ना। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो था, उन्होंने क्या किया? ये गोल्ड का फाइल लिया और इस गोल्ड के फाइल को उन्होंने रख दिया चारों तरफ। फोटोग्राफिक प्लेट। हाँ बेटा। बाद में, पहले जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिया गया था। बाद में जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इसी को मॉडिफाई किया गया और फिर जाकर के ये आउटर रिंग कवरिंग को न्यूट्रॉन बताया गया। तो मैं फाइनल बताया हूँ आपको, बीच के एक्सपेरिमेंट नहीं बताया, ठीक है। देखें ज़रा, ये जो पोर्शन है ये है आपका गोल्ड फाइल। ये क्या है बेटा? अब गोल्ड की खास बात क्या होती है पता है? बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर तक खींचते जाओ, जितना मन करे खींच दो। इन्होंने अपने कान में जो पहन रखा है ना, अगर इनका कान काट लूँ मैं तो इनके उस ज्वेलरी से 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकता हूँ मैं, मेन रोड तक चला जाएगा। 1 ग्राम से ज़्यादा है तो 2 किलोमीटर बना देंगे। 1 किलोमीटर इस कान से 1 किलोमीटर ऐसे एक पकड़ के खींचेंगे एक एक। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग किया। देखना बेटा, सुनो ज़रा ध्यान से और मुझे बताना फटाफट है। ये है आपका वाटरमेलन। ये चौक में वाटरमेलन पे ऐसे मारूंगा तो चौक क्या होगा? क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा या नीचे गिर जाएगा? तो ऐसा सोचने में आ रहा है कि ये गोल्ड की फॉइल है, सॉलिड है, क्योंकि एटम सॉलिड होता है जैसा कि इन्होंने बताया।
अगर इन्होंने बताया एटम सॉलिड है तो गोल्ड की फॉइल सॉलिड है, तो अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल लेके आऊँगा, इससे हीट कराऊँगा, हीट करने के बाद वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की गिर जाएगा। ज़्यादातर लाइट हमें कहाँ दिखनी चाहिए थी, ऐसा हमने सोचा था, बट जो रिजल्ट दिखा वो ऐसा था कि वो हर जगह इसके लाइट्स आपको दिखने को मिले, और सबसे ज़्यादा लाइट तो पीछे की तरफ यहाँ पे दिख रहे थे। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से एक ऑब्जर्वेशन आया। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि मान लो अगर ये एटम है, ध्यान सुनना बेटा, मान लो अगर ये एटम है तो ज़्यादातर पार्टिकल क्या है, एटम को इसको क्रॉस कर जा रहे हैं, ऐसे जैसा बना रहा हूँ पहले वैसे देख लेना, नहीं तो आप हमेशा गलती करोगे। ये इसका सेंटर होगा, और जैसे जैसे पार्टिकल सेंटर के पास आ रहे हैं, जैसे जैसे ये पार्टिकल सेंटर के थोड़ा सा पास आया, डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा और पास आया, फिर से थोड़ा सा और पास आया, आगे गया, ये सीधे चला जाएगा, ये सीधे चला गया, ये थोड़ा सा पास गया है तो डिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा और पास गया है, थोड़ा और पास गया है, और ऐसे एक सेंटर पे जाएगा, टकराएगा और वापस चलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पोर्शन है ये बहुत ही सॉलिड और बहुत ही रिजिड, बहुत ही हार्ड होगा, और साथ ही साथ कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आपको बताया कि अल्फ़ा पार्टिकल कैसे चार्ज होते हैं, और अगर अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस वाले पार्टिकल से ये क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है, रिपेल कर रहा है। तो रिपेल कौन करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है ना, तो इसका मतलब अल्फ़ा पार्टिकल कैसा रहा होगा, अल्फ़ा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला भी कैसा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से रिपेल हुआ है और जाके टकरा के वापस आ रहा है, इसका मतलब ये हार्ड और मैसिव भी होगा। ये ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करके हमने एटम का एक मॉडल देखा। तो पहले ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और इसकी वजह से एटॉमिक मॉडल आपको आएगा आपके सामने। बताओ जल्दी से बताओ, सबसे पहला वाला ऑब्जर्वेशन क्या था कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लाइनें इसको क्रॉस कर जा रही हैं। तो आप कहेंगे लार्ज पार्ट ऑफ एटम आर एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर पार्ट क्या हो गया बेटा, खाली है, एम्प्टी है। दूसरा, एटम का सेंटर कैसा है, बहुत ज़्यादा मैसिव है, पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसका मतलब पूरे एटम का पूरा मास किसके कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर, यानी कि सेंटर पे होगा। एटम कंसिस्ट हार्ड मैसिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पोर्शन लिख दो या पार्ट, एट इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस कंसिस्ट all protons and neutrons of atom। एटम के अंदर न्यूक्लियस के सभी प्रोटॉन्स और सभी न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट, all protons and neutrons, nucleus consists all proton and neutron of atom called nucleon, called nucleon। इलेक्ट्रॉन
revolve around nucleus at circular path। ये कुछ एटम का मॉडल है जिसको आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे। पता है ऐसे लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि कहीं गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी के शीशे पे बहुत सारा धूल पड़ा हुआ है, तो वो पहुँचेंगे वहाँ दिल बनाएंगे, है ना, फिर उसके बाद लिख देंगे हनीप्रीत की प्रीत अपना अपना वहाँ पे लिख देते हैं ना, ऐसे ऐसे। मैंने देखा बेटा हमारी एकेडमी में ना टेबल भी भरा सजा रहता है एकदम पूरा। एक बार तो ऐसे मुझे लंच करना था ऑफिस में, मुझे कुछ पेरेंट्स आए हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं क्लासरूम में बैठ के आराम से लंच कर लेता हूँ। मैं क्लासरूम पे जिस सीट पे बैठा 20 मिनट लगे उस सीट को पूरा ख़त्म करने में। जितना प्यार भरी बातें लिखी हुई थी ना, मज़ा आ गया उसको पढ़कर। सच्ची कह रहा हूँ। और इतना मज़ा आया कि मुझे उसी दिन वो सीट खाली कराना पड़ा वहाँ से। उन्होंने कहा सीट एक्सचेंज कर दो भाई, लेकिन सीट एक्सचेंज किया, अगले दिन फिर भर गया। अब कितने सीट एक्सचेंज करेंगे। फिर हमने, और चलो सीट पे होता तो चल जाता, दीवारों पर भाई से पूरा दीवार पर इतना जो स्टिप होता है ना, यहाँ तक जहाँ तक हाथ पहुँचता है, पूरा पेंट है होता है। अब क्या करें। आप देखो यूपी चले जाओ, यहाँ दिल्ली में आप किसी सरकारी अस्पताल में आप जाते हो तो आप देखेंगे बहुत ही मस्त एकदम वीआईपी व्यवस्था होती है, सब क्लीन एंड नीट, पेंट वेंट होता है पूरा। यूपी के किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ, यहाँ तक पेंट रहता है, यहाँ तक नीचे नीचे लाल पेंट रहता है बस। कोई भी चला गया, तम्बाकू गया और पूरा पेंट हो जाता है ऐसे। चलिए तो अब देखेंगे रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया उसको समझ लेते हैं। एटम के अकॉर्डिंग ज़्यादातर हिस्सा एटम का क्या है, खाली है, और एटम का एक छोटा सा पोर्शन जो सेंटर पे वो कैसा है, न्यूक्लियस इसे बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये इनकी अपनी थियोरी है, ये इनका अपना मॉडल है। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब ज़रा इन मॉडल को और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर ये मॉडल सच में ऐसा है तो न्यूक्लियस ये रहा, इलेक्ट्रॉन ये रहा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर होगी। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और धीरे धीरे आकर के इसके अंदर आकर के गिर जाएंगे। तो ये सवाल उनसे पूछा गया कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये धीरे धीरे आकर के इसमें गिर नहीं जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बोला सर्कुलर पाथ, अभी भी आपने ध्यान नहीं दिया। ये कैप है, नीचे की तरफ लटक रहा है। अगर मैं लेके जाऊं और इसको यहाँ पे छोड़ दूं, नीचे आ रहा है ना। मैं कहीं भी इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ये देखो। लेकिन ज़रा सोचो, क्या अब नीचे आ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? देखो मस्त एकदम मैं नचा रहा हूँ। तो इसके ऊपर जाने के बाद भी ये नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर रहा है? तो आप कहेंगे कितना आसान है यार ये तो। बताओ क्यों? कभी सुना है ये भैया? हम ऐसे अगर ये देखो, अच्छा ठीक है, कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो भैया एक बात बताओ, इसके एक यहाँ भी तो एक फोर्स लग रहा होगा। ये क्या है? ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मेरे ऊपर शक मत करना, ठीक है? और इतने ऊपर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा है? mv²/r, जो इसको दूर की तरफ धक्का दे रहा है। ऐसे ही एक फोर्स और होगा जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे कौन सा फोर्स बोलोगे? कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं। ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको दूर की तरफ धक्का दे रहा है।
दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो क्या इलेक्ट्रॉन इस तरफ या आगे की तरफ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जाएगा? नहीं, वो कहाँ पे घूमेगा? उसी सर्कुलर पाथ पे। तो आपने कहा कि सर ज़रा मुझे बताओ, मैं ये समझ गया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है आपका ये हो गया आपका mv²/r, यही ना। अब यहाँ पे एक चार्ज, ज़रा एक बात बताओ, शायद आपने किसी ज़माने में पढ़ा होगा, दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है Q1 Q2/r², कभी सुना है? हाँ, तो यहाँ पे मान लो एक चार्ज है Q, एक चार्ज यहाँ पे है Q, एक यहाँ पे चार्ज Q, ये है Q1, ये है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो इस पे लगने वाला कोलम्बिक फोर्स होता है 1/4πε0। मैं यहाँ पे सीधे K लिख देता हूँ, K Q1 Q2/r², ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। अब बताओ यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन का। और यहाँ पे जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है या नहीं है? प्रोटॉन का कितना चार्ज होता है? E। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कितने प्रोटॉन हैं। क्या ये कैसे पता चलेगा कितने प्रोटॉन है? किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है ये कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर। तो कितना एटॉमिक नंबर होता है? Z। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो कौन सा प्रोटॉन होगा? Z × E। तो यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है। अब फाइनली फोर्स बताओ, कोलम्बिक फोर्स कौन सा होगा? K ZE²/r², माइनस में या प्लस में? माइनस में। तो ZE²/r²। तो आप इन्होंने कहा कि भैया दोनों फोर्स को बराबर कर दो, तो mv²/r दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? K माइनस K ZE²/r²। R ने R को मार दिया, तो बताओ क्या हुआ? mv² दिस इज इक्वल्स टू -K ZE², यही हुआ ना बेटा, बाई R। अगर मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालना चाहूँ तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो बताओ 1/2 mv² क्या हो जाएगा? -1/2 K ZE²/r। तो ये जो पोर्शन है ये कौन सी एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पता चलेगा -1/2 K ZE²/r। अब बताओ क्या लग रहा है कि इसकी वजह से, ये जो घूमने की वजह से क्या इलेक्ट्रॉन गिर रहा है? नहीं। तो क्या इलेक्ट्रॉन सच में गिरेगा ही नहीं? गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि वो मैक्सवेल की रेडिएशन थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं गिरा था, बल्कि उसका रीज़न अलग था। मैक्सवेल की रेडिएशन थियरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिसकी वजह से वो गिरा था। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम मैक्सवेल की रेडिएशन थियरी वाला एक लाइन लिखवा के आज का लेक्चर खत्म करते हैं। देखिए, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्या ड्रॉबैक था लिखेंगे? Rutherford does not explain the exact position of electron। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, लेकिन अगर सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो किस जगह पे घूमता है ये भी तो बताओ, है ना। मैं कहूँ कि एक गोले में घूम रहा है, ये गोला कितना बड़ा ये तो बता दो। सर्कुलर तो यहाँ पे भी होगा, सर्कुलर वहाँ पे होगा, बहुत जगह सर्कुलर होगा। तो क्या लिखा? रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन Maxwell's theory of radiation। Rutherford does not explain Maxwell's theory of radiation। मैक्सवेल की थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहती है कि अगर मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो मूव करते समय वो अपने अंदर से एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में निकालेगा। और अगर उसकी एनर्जी कम होती गई तो एनर्जी के कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी से कम होने से वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी के कम होने से mv² बाई r कम हो जाएगा, और mv² बाई r कम होने की वजह से ये अंदर की तरफ
भाई mv²/r ही तो है जो इसको होल्ड करके रखा है। तो अगर ये mv²/r कम हो गया तो ये धीरे 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 आएगा और इसमें कहेगा बूम, ख़त्म। तो मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है क्या, छोटे से पॉइंट में लिख लीजिएगा। when any charge particle moves randomly it release energy in the form of electromagnetic radiation. It release energy in the form of electromagnetic radiation. अब आगे की कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बहुत ही ढंग से समझना होगा। वो टाइम आ गया जिस टाइम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सारी बातें बताई जाएंगी। आपको ये बताया जाएगा कि आखिर मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है, रात में जानू सोना बाबू बच्चा करने से क्यों तकलीफ़ होती है, वो सारी बातें एक एक करके डिटेल में समझाई जाएगी। तब तक के लिए आप अपने घर, मैं अपने घर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।